हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स। वैसे मैकेनिक्स बहुत बड़ा सा टॉपिक है और लगभग ये फिज़िक्स का मुझे लगता है कि 20 to 25% पार्ट कवर करता होगा। ठीक है, इतना पार्ट तो लगभग कवर कर ही लेगा, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और जो भी आते हैं बहुत सिंपल आते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस रहते हैं इसके। ठीक है, और जो भी आते हैं बिल्कुल एकदम पिद्दी से हलवा टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं मैकेनिक्स से। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी पूछने को तो बहुत ख़तरनाक भी पूछ सकते हैं, जैसे IIT वगैरह है तो उनका तो ये फेवरेट टॉपिक रहता है मैकेनिक्स का, और इसमें से अच्छा खासा ख़तरनाक वाले क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाते हैं। लेकिन अपने TGT और PGT के एग्ज़ाम में इतना ये ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो रहता है काइनेमेटिक्स का। तो अपना स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, अच्छा, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ही वैसे एक ब्रांच है, दो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की। एक तो काइनेमेटिक्स, दूसरी होती है डायनामिक। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में, मतलब रीजन के बारे में बात नहीं करते हैं। कोई बॉडी चल रहा है तो चलने दो उसको, क्यों चल रहा है ये सब बात नहीं करते हैं, ये सब बात करी जाती है डायनामिक में। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, मतलब जिसमें मोशन, रेस्ट और एक्सेलरेशन वगैरह ये सब मिलेंगे। ठीक है, और फोर्स जो मिलेगा वो आगे के टॉपिक्स में रहेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं कि इसमें कोई भी किसी भी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है वो भी हमसे मिस ना हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन छोटे ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल के रहते हैं, उसमें करने में अपने को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का जो पहला पॉइंट आता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। काइनेमेटिक्स में तो वैसे दो टाइप आ जाते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो डायनामिक आएगा। वैसे अपने जो बोर्ड की किताबें हैं उनमें प्रोजेक्टाइल मोशन इसको 2D मोशन बोलते हैं, इसको 1 डायमेंशनल मोशन, इसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। और प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन सब इसी में डाल देते हैं। तो आधा सर्कुलर मोशन इसमें डालते हैं, आधा फिर बाद में फिर से देते हैं। तो वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से आधा आता है। तो उसके अकॉर्डिंग भाई अपने को नहीं चलना है। तो हम लोग यहाँ से स्ट्रेट लाइन मोशन पकड़ते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे पहले जो बात आती है वो रहती है रेस्ट की। रेस्ट किसे बोलेंगे? अगर देखा जाए तो ऐसे बोलते हैं कि अगर सराउंडिंग के साथ हमारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो रेस्ट पे होता है। ठीक है, लेकिन रेस्ट को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, मान लो हम खड़े हुए हैं, ठीक है, सराउंडिंग ही घूमने लग जाए, सब वही सब चलने लग जाए तो क्या बोला जाएगा, ये इसलिए कन्फ्यूजन वाला रहता है। ठीक है, तो रेस्ट को आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो रेस्ट को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं अगर, तो मोशन को तो बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। मोशन को किसी भी तरह से फिर तो डिफ़ाइन किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि मोशन देखा जाता है रेस्ट के कंपेरिजन में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि फिर जल्दी से आगे बढ़ चलते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में कभी बैठे होते हैं और साइड में भी एक ट्रेन खड़ी होती है, तो आराम से बैठे हों तो उसमें कभी कभी साइड वाली ट्रेन चलने लगती है या हमारी ट्रेन चलने लगती है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ट्रेन चल रही है, ये मेरी ट्रेन चल रही है या ये बगल वाली ट्रेन चल रही है, बाजू वाली। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो स्टेशन वगैरह देखेंगे या ग्राउंड देखेंगे, ऐसे ग्राउंड को एकदम टकटकी लगा के ऐसे देखने लगेंगे, देखा ये अगर मेरे साथ में इसकी अगर पोजीशन बदल रही है तो इसका मतलब मेरी पोजीशन बदल रही है। तो जैसे मान लो स्टेशन को पकड़ लिया, स्टेशन देखते हैं तो देखते हैं कि स्टेशन तो हमारे साथ नहीं बदल रहा। जैसे
अगर स्टेशन की पोजीशन बदल रही है, कुछ भी पार्ट अगर स्टेशन का पीछे जा रहा है, पोजीशन बदलने का मतलब स्टेशन का कोई भी पार्ट अगर जो हमने ऑब्जर्व किया वो पीछे जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि हमारी ट्रेन मोशन में है, हम आगे को जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेशन मूव नहीं कर सकता है, स्टेशन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए एक रेस्ट ऑब्जेक्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बिना इसको देखे हम बता ही नहीं सकते हैं हम रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं, ठीक है। ये ग्रेजुएशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने भी ग्रेजुएशन में ही पढ़ा था। तो आइंस्टाइन ये कहते हैं तो यूनिवर्स में रेस्ट ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि जो एकदम पूरा रेस्ट हो, ठीक। तो जब कोई रेस्ट ही नहीं है तो मोशन को कैसे बोल सकते हैं, कौन मोशन कर रहा कौन नहीं कर रहा है, ये एकदम 100% श्योर नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। तो चलो, वैसे अपने को इससे कुछ खास लेना देना नहीं है, बस टर्म है तो हम लोग देखते चलते हैं। तो रेस्ट मोशन, ठीक है। और वैसे जनरली अगर 11th-12th लेवल की बात करो तो उसमें तो यही बोलते हैं, रेस्ट वो होता है जो सराउंडिंग के साथ में अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सराउंडिंग के साथ या टाइम के साथ, नो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोलते हैं रेस्ट। और चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये वो होता है मोशन। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया क्या वो, अगर इसके साथ पोजीशन में चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ पोजीशन कोई चेंज नहीं होगा तो रेस्ट होगा, और टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा तो मोशन होगा, ठीक है। चलो, तो ये रेस्ट और मोशन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब अपना थोड़ा सा काम का पार्ट है डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस को ही देखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। जैसे कोई बॉडी अगर ए पॉइंट चलता है और ऐसे 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 चलता हुआ यहाँ बी तक जाता है, तो ये जितना पाथ लेंथ होगा ये पूरा का पूरा हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करें, एसआई यूनिट मीटर होगी, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर रहेगी, ठीक। एफपीएस यूनिट फिट रहेगी, ठीक है। एमकेएस भी मीटर रहेगी। तो इस तरह से हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, और तो इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, और नहीं अगर कोई बॉडी अपनी जगह से ही नहीं हिलेगा तो जीरो हो जाएगा, बस, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस हो गया। अब चलते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट की तरफ, इसको भी हटा देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे एक पॉइंट ये है, एक ये है, कोई बॉडी ए से अगर बी तक ऐसे जा रहा है, किसी भी पाथ से जा रहा हो, हमें इससे मतलब नहीं होती है, ठीक है। हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी होती है, दो पॉइंट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ जो होती है, ये जैसे इनिशियल है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और डायरेक्शन जो रहेगी वो इनिशियल टू फाइनल होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऐसा बोल सकते हैं, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इससे मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन भी बोलते हैं इसको, हिंदी में विस्थापन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एसआई यूनिट इसकी भी वही रहेगी, मीटर, एसआई यूनिट मीटर होगी, सीजीएस सेंटीमीटर रहेगी, एफपीएस फुट रहेगी, एमकेएस मीटर रहेगी, ठीक है। और इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन भी दोनों की ही सेम रहेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही। तो ये लेंथ को बताता है, ठीक है, यूनिट मीटर है, मीटर लेंथ को बताएगा, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो एल हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्केलर है, ठीक है। तो इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन रहेगी तो
ये प्लस माइनस, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलो ये मैं ज़रा दिखा देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किस तरह से होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर इनके बीच में रिलेशन भी देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जैसे एक नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ से, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। तो जैसे कोई भी पार्टिकल या कोई भी कार या हम मान लो अपन लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से चलते चलते ये स्ट्रेट लाइन में ही चलते जा रहे हैं और यहाँ तक ये सभी जो है मीटर में हैं, ठीक है, यहाँ तक चलते चलिएगा। तो अगर अब पूछा जाए डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या क्या होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो देखो डिस्टेंस 3 होगा और इनिशियल पॉइंट तो हमारा ये है और फाइनल अभी ये बोला गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कम से कम डिस्टेंस है वो भी तो 3 ही है, तो अभी दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आ गए, इस पॉइंट तक आ गए, तो देखो अभी भी दोनों 5 5 हैं, दोनों को ही हम 5 5 लिख लेते हैं। और हम यहाँ से अब कल्टी मार दिए, मतलब रिटर्न हो गए, ठीक। तो ये देखो यहाँ से चलते चले आए और यहाँ पर आ गए, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक गए 5 मीटर, वापस कितना है 1 2 3 मीटर वापस आए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + 3 मतलब 8 मीटर का हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम होता है, तो इनिशियल ये है, फाइनल यहीं पे मिल गया, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 मीटर, बस अभी माइनस का नहीं, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट का अभी भी डायरेक्शन इधर ही है, जबकि हम स्टार्टिंग में चले किधर थे, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो सेम डायरेक्शन है, इसलिए इसको भी पॉजिटिव ही रखेंगे, नेगेटिव अभी नहीं रखा जा सकता इसको, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक, तो देखो 5 गए 5 वापस आए, तो डिस्टेंस हो जाएगी 10, और डिस्प्लेसमेंट देखो ये जहाँ से चले थे वहीं पर फिर से आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई डिस्प्लेसमेंट बचा ही नहीं, जिस पॉइंट पर खड़े थे लौट करके घूम के उसी पॉइंट पर फिर आ गए, तो कोई मिनिमम डिस्टेंस ही नहीं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपना 0, ठीक है। अब मान लो हम इधर से यहाँ रुके नहीं और इधर चले गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में हम चले थे इधर, अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो हम मिल रहे हैं इधर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर अपने को एक माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस साइन इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को, ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि ये पाथ कितना चला, कितना पाथ लेंथ हुआ, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ, तो 5 + 5 प्लस और ये भी 2, ये माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, ये डायरेक्शन इधर है, इसलिए ये माइनस माइनस आए हैं, ठीक। तो जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 12 मीटर का, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -2 का, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग ये समझ गए। देखो 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टर्म अपने को देखो रिलेशन भी यहाँ से एक दिख गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो यहाँ पे भी बराबर रहा, यहाँ तक बराबर रहा, जब इसने कल्टी मार दी तब ये छोटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन बराबर तक हो सकता है। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक अपने को रिलेशन भी मिल गया, डिस्टेंस जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये रिलेशन भी अपने को मिल गया। ये डिस्टेंस है या तो ये बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ये कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो इतनी बात भी अपने को पता चली, और चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस पर। जैसे एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, ठीक है, ABCD, और इस ट्रैक की जो रेडियस है वो R है, ये रेडियस ले लेते हैं R है, और वो इस सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। और रेडियस तो रेडियस सभी बराबर ही होती हैं, R ये सभी होती हैं, ठीक है। तो अपने को एक टेबल भरनी है, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिल करना है अपने को,
ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी और ए टू ए, ये सभी डिस्प्लेसमेंट देने हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ से यहाँ तक चला तो ये वाला कर्व पाथ लेंथ कितना हुआ, क्या हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो टोटल इसका सर्कमफ्रेंस कितना है होता है 2 पाई आर। ठीक है, अपने को कितना चाहिए 1/4, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/4 का, 1/4 का, तो ये 2 जा कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2। मतलब अपना जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस मिला, ये मिला पाई आर बाई 2, ये डिस्टेंस मिल गया अपने को। ठीक है, अच्छा देखो तो डिस्प्लेसमेंट भाई कितना मिला, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी, स्ट्रेट लाइन में डालनी पड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो ये भी आर, ये भी तो आर है क्योंकि ये भी तो रेडियस ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये आर तो ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो r√2 ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया इस तरह से r√2 पाइथागोरस इक्वेशन लगा के। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया। ठीक है, तो A to B हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा तो B to C सॉल्व करते हैं ज़रा। ठीक है, तो अगर सॉल्व करना चाहो तो वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा अब हम लोग करते हैं A to C। देखो A to C ये तो आधा चल गया, पूरा होता है 2 पाई आर, मतलब आधा कितना हो जाएगा पाई आर। पाथ लेंथ तो अपने को पाई आर मिल गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो देखो स्ट्रेट लाइन तो यही आएगी, मतलब ये हो जाएगा 2r। देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 2r। ओके, अच्छा अगर A से D चलेंगे, A से D चलें तो देखो डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा और पाथ लेंथ ये हो जाएगा। ठीक है, तो पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, देखो 1/4 का अगर हम देखें, या तो पूरे में से क्या करो इतना पार्ट हटा दो, 1/4 को माइनस कर दो, 2 पाई आर में से 2 पाई आर जो है 2 पाई आर में से माइनस कर दो पाई आर बाई 2, इतना ये वाला यही तो निकाला था अभी। ठीक है, तो पाई आर बाई 2 को माइनस कर दो, या फिर ऐसा करो ये तो एक फाइंड ही कर लिया था तो माइनस क्यों करो, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाएगा अपने को है। तो एक काम करो, ये वाला था पाई आर बाई 2, ठीक है, तो ये भी होगा पाई आर बाई 2, ये भी होगा पाई आर बाई 2, तीनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2। ठीक है, अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही लाइन हो जाएगी फिर से r√2। ओके, अच्छा अब A से फिर A पर आ गए तो पूरा पाथ लेंथ हो गया। अब तो 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चले थे घूम कर वहीं पर फिर से वापस आ गए तो कुछ भी नहीं, आंसर 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मैक्सिमम क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल पूछते ही नहीं हैं। ठीक है, चलो अच्छा इसको भी हटाते हैं। तो अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट छोड़ते हैं, आगे चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी पर। स्पीड, बात करते हैं पहले स्पीड की। स्पीड क्या है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, और तो स्पीड को ऐसे v से रिप्रेजेंट कर लिया गया। तो इसके लिए लिखा गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, लेकिन ये तो थोड़ा वैसे बचपन का स्टाइल हो गया है। अब हम लोग जो लिखते हैं या तो इंस्टेंटेनियस पूछा जाएगा या एवरेज पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस की अगर एवरेज की चलो बात कर लेते हैं तो v एवरेज, एवरेज स्पीड जो होता है उसको लिखा जाता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक,
और देखो स्पीड में इसमें भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों आते हैं, वेलोसिटी में भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों ही आते हैं। स्पीड में मोस्टली जो पूछा जाएगा वो एवरेज पूछा जाता है और वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस पूछा जाता है। ठीक, तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस की अगर बात आई है तो ये जो डेल्टा है ये जीरो को टेंड करने लग जाता है, लगभग जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है, जीरो होता नहीं है, तो ये हो जाता है डी एक्स अपॉन डी टी, इस तरह से लिखते हैं। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसकी जो यूनिट रहेगी SI यूनिट की अगर बात करें, SI यूनिट इसकी देखो ये क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। CGS यूनिट जो होगी वो हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डायमेंशन इसकी हो जाएगी मीटर मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है ये लेंथ को, तो लेंथ L अपॉन T, तो ये हो जाएगा LT-1, इस तरह से ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। नीचे देखो डिस्टेंस भी स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है, तो दो स्केलर मिले तो अपने को क्या होगा, मिलेगा स्केलर ही। स्केलर से स्केलर को डिवाइड करोगे तो स्केलर ही मिलेगा। इसका मतलब जो स्पीड होती है, देखो इन्हीं दोनों से इधर वाली क्वांटिटी डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो स्केलर ये क्या रहेगा, स्केलर, ठीक है। स्पीड जो होगी ये स्केलर क्वांटिटी है, ओके। चलो अच्छा, तो ये स्पीड हो गई। और इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें जो मैक्सिमम मतलब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो देखते हैं। पहले बहुत छोटा सा ही देख लेते हैं कि इसमें जैसे एक बोला गया, एक कोई कार है, ये A पॉइंट से B पॉइंट तक जाती है, ठीक है। A पॉइंट से B पॉइंट जा रही है और इसकी स्पीड है जाने की, इधर जाने की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से फिर रिटर्न भी होती है, तो रिटर्न होने की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अच्छा, तो पूछा गया बताओ इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी, V एवरेज की वैल्यू क्या होगी, ये अपने से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अपने को एक फार्मूला पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं कहाँ है, अरे डिस्टेंस तो अपने को दी नहीं गई, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, अपने को इतना तो बताया गया कि A से B तक गया और B से A वापस आया, ठीक है। मतलब ये दो पॉइंट एकदम फिक्स हैं, ठीक। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से A से B तक का डिस्टेंस x है, ठीक है। तो x गया, x वापस भी आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस 2x हो गया। अच्छा, नीचे को अपने को टोटल टाइम लिखना है। अब टाइम भी तो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन अपन लोग टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। जब हमने ये डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, डिस्टेंस तो कंसीडर कर लिया, स्पीड अपने को दी गई है, ठीक है। तो हम जाने का टाइम निकाल सकते हैं। जाने का टाइम मान लो हमने T1 कंसीडर कर लिया, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है 60 की, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से वापस आने का भी हम लिख सकते हैं T2 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है 40, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल टाइम लिखना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये पुट कर दिया। अच्छा, तो अब इनकी सबकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 2x अपॉन x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60 लिख लिया इसको भी, ठीक है। अब चलो ऐड कर लेते हैं इसको। इसमें देखो ये x कॉमन ले करके इससे कट जाएंगे, इन दोनों को हम कॉमन निकाल सकते हैं, फिर ये x कैंसिल हो जाएंगे सभी, ठीक। तो ऊपर बचेगा 2, ये आ जाएगा 1/40 प्लस 1/60, ठीक है। तो अब ये ऊपर 2 हो गया, इनका LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 60, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 60, ठीक है। तो ये चला जाएगा यहाँ पर, तो ये होगा 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 होता है 100, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, तो ये बचा देखो 48 किलोमीटर पर आवर,
ओके, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, कभी भी इसमें कैसा भी कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए, वैसे बहुत ज़्यादा पूछते ही नहीं है, मतलब बाय चांस उन्होंने ज़्यादा, उनका किसी का मूड ख़राब हो गया तो उसने सोचा थोड़ा और इसको ट्विस्ट कराते हैं। ठीक, तो हमेशा याद रखो ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिखना है, यहाँ पर टोटल टाइम लिखना है, बस कैसे भी लेकर के आ जाओ। वेरिएबल एक आध मानना पड़ जाए, एक ही वेरिएबल मानना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं मानना। उसमें एक वेरिएबल अगर लेने की ज़रूरत दिख रही है तो उसको ले सकते हो, और वो बाद में कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना वो कट ही जाए, है तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन इससे रुक नहीं सकता है। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पर ऊपर टोटल डिस्टेंस रखना है, नीचे टोटल टाइम रख देना है, कैसे भी घुमा फिरा के इधर उधर से कुछ भी लेकर के आ जाओ। ठीक है, कैसे मतलब इसी क्वेश्चन में से कैसे भी घुमा के इसको रख दो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो वो सॉल्व होके ही रहेगा। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं ज़रा वेलोसिटी पर। ठीक है, तो वेलोसिटी की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट के चेंज का जो रेट है उसको वेलोसिटी बोला गया। ठीक है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इस पर एरो लगा लेते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं, इसमें भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों ही आएंगे। चलो पहले एवरेज लिख लेते हैं। एवरेज हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। ठीक, तो इसको लिख भी सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन टाइम का चेंज इसलिए नहीं अपने को दिखता है क्योंकि ये हम लोग जब भी देखते हैं वहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हो गया अपना एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ये जो डेल्टा टी है ये बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग जीरो को टेंड करने लग जाएगा। जब ही ये जीरो को टेंड करने लग जाए, इसकी जो लिमिट है ये जीरो को टेंड करने लग जाए तो ये बन जाता है dx अपॉन dt, इस तरह से। ठीक है, तो इसको यहाँ पर भी वेक्टर लगा लेते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कराएंगे तो अपने को वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंस्टेंटेनियस आ जाता है। इसकी भी जो यूनिट है वो सेम रहेगी स्पीड की तरह, मतलब SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, और जो डायमेंशन रहेगी वो LT-1 ही रहेगी। ठीक है, सब कुछ, और ये टर्म उसी की तरह है, स्पीड की तरह। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी में इसका मतलब ज़्यादा ध्यान मत रखना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें केवल ये देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना है, बस केवल टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो और अपॉन टोटल टाइम, ऐसा रख लो, बस ये ज़्यादा अच्छा रहता है इसका। ठीक है, तो आई होप आप इस पर कर सकते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं। वी इंस्टेंटेनियस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने को कभी कभी हो सकता है दिया जाए कि जैसे किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो इन अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, तो उसकी बताओ किसी भी टाइम पर या किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी पूछ सकते हैं, एक्सेलेरेशन पूछ सकते हैं, वो भी एक्सेलेरेशन अभी आगे आएगा है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 2t + 3t² + 5। ठीक है, इस तरह से एक इक्वेशन दी गई है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इतना मीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो बताओ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा था v = क्या था, तो किसी भी पर्टिकुलर सेकंड के जैसे t = 2 सेकंड पर स्पीड पूछी गई, t = 2 पर v क्या होगा। ठीक है, तो ये एक इंस्टेंट की बात आ गई है, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस का यूज कर लेंगे। ठीक, v इंस्टेंटेनियस का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा v इंस्टेंटेनियस था dx अपॉन dt। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं,
2t प्लस 3t² प्लस 5/dt। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो मिल जाएगा 2 प्लस 6t, इतना ही मिलेगा क्योंकि 5 का तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अपने से पूछा गया है कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी। अगर 0 पर भी पूछा जाता, चलो एक हम लोग और कर लेते हैं, t = 0 पर अगर पूछा जाता, या ऐसा बोल सकते थे, एक पूछा भी गया है इसमें पीजीटी के एग्जाम में एक पूछा गया कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी। इनिशियल की बात आ जाए तो मतलब होता है उसका t = 0 पे बात कर रहा है। ठीक है। तो जहाँ पर t है वहाँ सब जगह पर 0 डाल दो, तो v = 2 प्लस 6 × 0, यहाँ पर तो t है ही नहीं, तो कितना रह जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, t = 2 की अगर बात करें तो v = 2 प्लस 6 × 2, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 12 + 2 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 2 सेकंड पर 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होती है, और इनिशियल वेलोसिटी या t = 0 पर जो वेलोसिटी होती है वो 2 मीटर पर सेकंड रहती है। ठीक है। तो हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर उल्टा भी दिया जाए तो हम लोग उसे इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे अपने को अगर वेलोसिटी दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यही इक्वेशन ले लेते हैं, 2t प्लस 3t², ये कट जाएगा, अच्छा इसलिए इसको ले रहे हैं, प्लस 2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो लंबा हो सकता है। और पूछा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t = 2 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट t = 2 सेकेंड, 2 सेकंड पर अब इस पर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को पता है 2 सेकंड मतलब इंस्टेंटेनियस जैसा ही कुछ अपने को दिख रहा है। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन लिखते हैं, v = dx/dt। ठीक है। अच्छा, दिया गया है अपने को v, चलो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। v दिया गया है 2t प्लस 3t² प्लस 2 = dx/dt। ओके। अच्छा, अपने को पूछा तो x गया है और ये दिया गया है, तो dt इधर क्या कर रहा है, जबकि dt का जो साथी फैमिली मेम्बर है वो तो इधर साइड घूम रहे हैं। ठीक है। तो इसको भी इधर भगाओ, ये दूसरे के घर में क्या कर रहा है, भगाओ इसको इधर। ठीक है। तो dx = हो जाएगा 2t प्लस 3t² प्लस 2 dt। अच्छा, ये तो ऊपर ऊपर आ गया, ये तो इंटीग्रेशन जैसे होगा, इसमें तो सांप आ गया। ठीक है, ये तो सांप आ गया। ठीक। अच्छा, आप देखो लिमिट कहाँ लगानी है, 2 सेकंड मतलब 0 से 2 की इधर लिमिट लगा दें। ठीक है। तो 0 पर पार्टिकल को मान लेते हैं 0 पे ही था। ठीक। और कहीं पर फिर x पर पहुंच जाएगा। ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इधर किया, इस सभी को इंटीग्रेट करते हैं, इसका हो जाएगा t²/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, t³/3, तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते चलते हैं t² प्लस t³ प्लस 2t। ठीक है। और लिमिट इधर रख लेते हैं 0 से 2 की, वो इंटीग्रेट कर दिया लेकिन अभी लिमिट नहीं लगाई। अब सभी में अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पर t की जगह पर 2 और t की जगह पर -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 0 मतलब 4। ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4 प्लस ये हो जाएगा 2 × 4 = 8 प्लस 4। ठीक है। ये हो गया 8 × 8 = 16 मीटर। 2 सेकंड पर पार्टिकल 16 ओरिजिन से 16 मीटर की डिस्टेंस पर था। आंसर आ गया। ठीक है। तो अपने को टाइम के फंक्शन में चाहे स्पीड दी जाए या डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, स्पीड दिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तो स्पीड पूछी जाएगी, डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं, स्पीड देंगे तब भी एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो चलो, ये तो अपन लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ भी आगे पीछे अगर दिया जाएगा तो हम इसको तुरंत वहीं पे उड़ा सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो चलो एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा, तो इस ये भी दो टाइप के फिर से हो जाएंगे, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी लिखा है तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, ये तो इस पर कहाँ से वेक्टर लग गया, ठीक है, तो इस पर ये वेक्टर है, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कराएंगे तो अपने को पता है ये वेक्टर ही मिलेगा। तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। अच्छा, तो चलो एक्सेलरेशन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब अगर इंस्टेंटेनियस की बात हो, या पहले इसी को ओपन कर लेते हैं, इसका मतलब हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। चेंज का मतलब यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है। और अगर ये डेल्टा t बहुत छोटा हो जाता है तो ये इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा t की जो लिमिट है ये लगभग 0 को टेंड करने लग जाए तो यही जो डेल्टा है वो d में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाएगा dv अपॉन dt, ठीक है। तो ये एक एक्सेलरेशन ये हो गया। तो मोस्टली अपने को जो यूज आएगा वो इसी का आता है, a इक्वल टू dv अपॉन dt का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ये लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और ये फिर से एक सेकंड, तो यूनिट SI यूनिट की अगर बात करें तो ये तो पता ही चल गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगी LT-2, ठीक है, अपॉन में T2 रहेगा तो LT-2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि V इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं, V इक्वल टू dx अपॉन dt वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो इसको भी तो यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक। तो देखो A क्या निकलेगा, A इक्वल टू d, और dx फिर से लिखेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं इसको, है ठीक है। तो ये हो गया डबल डेरिवेटिव। ऐसे भी एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट दिया जाए टाइम के फंक्शन में तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी दिया जाए टाइम के फंक्शन में तो भी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी को 1 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, देखना इसको, जैसे ये रखा हुआ है a इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। तो एक काम करें, इसमें dx अपॉन dx इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन देखो ये जो लिखा रखा है dx अपॉन dt, ये तो v हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, देखो v dv अपॉन dx एक्सेलरेशन, ये एक और आ गया, ठीक। मतलब एक्सेलरेशन अगर टाइम के फंक्शन में फाइंड करना हो तो ये 2 हैं हमारे पास। अगर कोई क्वांटिटी हमें वेलोसिटी वगैरह अगर हमको डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में दी गई है तो हम इस फार्मूले का यूज करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। ये डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में है और ये दोनों टाइम के फंक्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी टर्म में अपने को गिवन हो, ठीक। चलो, अच्छा, कुछ क्वेश्चन 1-2 करते हैं इस पर भी। और ये हम लोग जानते होंगे कि एक्सेलरेशन का अपोजिट ही रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे x दिया गया है, छोटा ही लेते हैं, 2t³, ठीक है। अब पूछा गया बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देखते हैं, तो इसको हमने देखा था अगर डिस्प्लेसमेंट है टाइम के फंक्शन में तो हम लोग यूज कर लेंगे a इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा अपने को, इसको एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर अब dt,
एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12t, ठीक है। ये लो, ये अपना एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। अब ये भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन देके ये पूछ ले कि बताओ इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, ठीक। अगर तो ये पहचानने के लिए अपने को ये देखना होता है कि अगर इसमें एक्सेलरेशन में टाइम का फंक्शन आता है साथ में तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि टाइम की वैल्यू 0 भी रख सकते हो। देखो टाइम की वैल्यू अगर 0 रखो, t=0 पर बात कर दी जाए तो एक्सेलरेशन हमारा 0 है, t=1 सेकंड पर 12 है, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम का फंक्शन अगर है, ठीक है, टाइम का फंक्शन अगर बना रहता है तो एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल है, ठीक। ये बढ़ता ही चला जाएगा, चेक भी कर सकते हो। देखो t=0 पर a 0 था और t=1 पर a हमारा 12 हो गया और t=2 पर a हो जाएगा 24, ठीक। इस तरह से देखो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और अगर ये कोई फंक्शन नहीं आता है, सिर्फ 12 आ जाता तो ये कांस्टेंट था, तब चाहे हम 0 पर देखते, किसी पर भी देखते, क्योंकि इसमें t नहीं था, 0 रखते कहाँ पर, तो 0 पर भी ये 12 रहता, हर जगह पर किसी भी टाइम पर अगर इसको हम देखते तो वो 12 ही रहता। जैसे मान लो अगर यहाँ पर स्क्वायर दिया जाता, क्यूब की जगह पर अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पर 12 तो नहीं बचता, फिर जो अपना नंबर आता है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो जो अपना अलग नंबर आता है इसको भी अलग कर देते हैं, जब नया क्वेश्चन ही हो गया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसको 2 बार यहीं डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक बार आ जाएगा 4 तो 4 ही बचेगा, ठीक। ये आ गया। अब इसमें कोई टाइम का फंक्शन ही नहीं बचा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, तो यहाँ पर सिर्फ 4 आ जाएगा बस। तो इसमें अब t=0 पर पूछा जाए तब भी 4, t=10 सेकंड पर बोला जाए तब भी 4, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था डिस्प्लेसमेंट दिया गया, और वेलोसिटी दिया जाए तब भी हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में दे दिया गया, जैसे 2x दे दिया गया, अब एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, तो देखो अपने पास इसके लिए भी इलाज है, a v dv/dx, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम है, यहाँ तक अगर आएगा मैक्सिमम तो ये हो जाएगा v हो जाएगा 2x और dv/dx, dv तो ये v की जगह पर फिर से रखेंगे 2x/dx, ठीक है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x को, तो ये तो x का तो डिफरेंशियल 1 ही हो जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a=4x, आंसर हो गया ये तो, ठीक है, ओके। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे अपने को डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में दिया जाए या टाइम के फंक्शन में दिया जाए, दोनों ही तरह से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, अपने को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा, और इस पर जो अगला नेक्स्ट टॉपिक इसका रहेगा, अभी स्ट्रेट लाइन ही चलेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।